नमस्कार। सभी को शुभ संध्या और आशा करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी अपने अपने घर पे सपरिवार कुशल मंगल होंगे और स्वास्थ्य का लाभ जो है वो ले रहे होंगे और स्वस्थ जीवन का आनंद ले रहे होंगे। सामान्यतया हम अपने चिकित्सालय पर लगभग हर तीसरे महीने में रोगियों के लिए और स्वस्थ व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य रक्षा के और विभिन्न रोगों से बचाव के लिए एक कोई ना कोई परिचर्चा रखते चले आए हैं। ऐसा हम वर्ष 2011 से नियमित अपने यहाँ पर करते चले आए हैं। विगत वर्ष से जब से ये कोरोना की आपदा हमारे देश में व्याप्त हुई है, तब से इस प्रकार का भेंट मिलन जो है वो संभव नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में भी हमने अपनी जिम्मेदारियों को और समाज के प्रति जो हमारे दायित्व हैं एक चिकित्सक होने के नाते, हमने उनको जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। और चाहे माध्यम बदल गया हो, लेकिन हम आज भी आपके साथ में ठीक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार हम इस आपदा से जो है वो पहले थे। आज का हमारा विषय जो है वो हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी स्थिति है कि जो न तो गांव, न शहर, न मेट्रो शहर, जितना ज़्यादा आधुनिकता बढ़ती चली जाती है जिस स्तर पर, उतना ज़्यादा ये प्रभाव देता है। इसके रोगी बहुत ज़्यादा हैं और अधिकतर स्थितियों में हमने ये देखा है कि अधिकतर रोगी जो है वो आधुनिक चिकित्सा पद्धति का सहारा लेते हैं। सामान्यतः ये देखने में भी आया है कि ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसके बारे में यह माना जाता हो कि वो तत्काल प्रभाव से लाभकारी है और लक्षणों को बिल्कुल एकदम जो है वो दबा देती है और रोगी को तत्काल राहत देती है, उसके बावजूद भी जो उसके कुछ एक दोष हैं वो ये हैं कि जब हम नियमित दवाओं का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे औषधियों की जो है वो आवश्यकता है, उनकी जो मांग है शरीर में वो बढ़ती चली जाती है। उदाहरण के लिए पहले 100 मिलीग्राम की औषधि काम कर रही हो तो उसके बाद में फिर वो 150 मिलीग्राम की औषधि की आवश्यकता पड़ती है, या कई बार औषधि का ग्रुप ही बदलने की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी हम साल्ट ए ले रहे हैं तो कल को हो सकता है कि हमारा चिकित्सक ये अनुभव करे कि हमें साल्ट बी की आवश्यकता है, तो वो साल्ट बी हमें प्रेस्क्राइब करेगा। जाहिर सी बात है साल्ट ए और साल्ट बी में कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी जरूर रहेगी, यानी कि वो जो औषधि है कि वो पहली औषधि के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा एडवांस होगी। ऐसे कर करके एक परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि दवा की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि उसके पश्चात जो है वो और बड़ी मात्रा की औषधि और बड़ी शक्ति की औषधि उपलब्ध नहीं। सामान्यतः बीपी के मामले में ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ब्लड प्रेशर दो प्रकार से होता है, यानी कि हाइपरटेंशन, ये मैं आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था की बात कर रहा हूं अभी वर्तमान में। हाइपरटेंशन दो प्रकार से होता है, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन मैं आपको सामान्य सी भाषा में समझाता हूं कि बेसिकली अदर देन दी हार्ट, यानी कि दिल के बाहर की जो परेशानियां होती हैं, यानी कि दिल से अलग शरीर के अंगों में जो परेशानियां और जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती हैं वो उसकी वजह से होता है। और दूसरे नंबर पे होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो वो होता है वो शरीर में या तो हृदय रोगों से ग्रस्त हो या शरीर का कोई अन्य अंग किसी जो है वो रोग से ग्रस्त हो, जिसके कारण से हाइपरटेंशन जो है वो क्रिएट हो गई। सबसे विशेष बात यह है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन के रोगी ही सर्वाधिक होते हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि शायद ये 80% रोगी, अगर बीपी के 100 मरीज हैं तो 100 में से 80 रोगी प्राइमरी हाइपरटेंशन के होते हैं, यानी कि कायदे की स्थिति ये है कि उनको हार्ट से संबंधित कोई खास परेशानी नहीं होती है। अदर देन दी हार्ट, दिल से बाहर की जो समस्याएं होती हैं उनकी वजह से उनको बीपी की परेशानियां जो है वो रहती हैं। आज हम यहाँ केवल और केवल उस प्राइमरी हाइपरटेंशन के कॉजेस पर चर्चा करेंगे कि क्या ऐसे कारण हैं
जिनकी वजह से बीपी की दवाइयाँ की मात्रा बढ़ती जाती है और हम एडवांस दवाइयों की तरफ जो है वो चलते जाते हैं। और इसके अलावा वो कौन सी ऐसी जो है वो चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड करके ऐसा जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं कि थोड़ी दवाओं में या बिना दवाओं के भी हो सकता है कि हम हाइपरटेंशन से जो है वो मैनेज कर जाएं, यानी कि हाइपरटेंशन को और हाई बीपी को कंट्रोल कर जाएं। देखिए सीधी सीधी सी बात है, अगर ये अदर देन दी हार्ट है तो इसका मतलब ये है कि ये किसी एक कारक, किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं होने वाला। इसका मतलब ये है कि इसके कई सारे जो है वो कारक होंगे। अब आगे मैं जिन विषयों की चर्चा करना जा रहा हूं आपसे, ये सब के सब विषय ऐसे हैं कि जिनमें हमारा चिकित्सक हमें इन चीजों के बारे में जानकारी तो देता है और बताता भी है, लेकिन दो बड़े फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से हम इन कारकों पर ना तो ध्यान दे पाते हैं ना ही उन्हें कंट्रोल कर पाते हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि रोगियों की चिकित्सक को थोड़ी बताई बात को ठीक से न समझना। कई बार ऐसा हो जाता है कि रोगियों की संख्या बहुत अधिक रहती है, समय थोड़ा सा कम रहता है, तो शॉर्ट में बात जो है वो समझाई जाती है। आप फला परहेज कर लीजिए, ठीक है साहब, आप नमक कम कर दीजिए, चिकनाई कम कर दीजिए, केवल इतना कर दीजिए, कसरत करिए। अभी होता क्या है कि हमारा जो मेन ध्येय है, जो मेन उद्देश्य है, वो इस बात के ऊपर लगा रहता है कि ठीक है परहेज तो इन्होंने मेरे को बता दिया, लेकिन जो है वो मेरे को दवा और मिल जाए तो मेरा दवा से ही जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि अधिकतर रोग में, किसी भी रोग में अधिकतर रोगियों का जो मुख्य उद्देश्य होता है चिकित्सक के पास जाने का, केवल एक दवा को लिखवा लेने का होता है कि वो दवा लिखवा लें, 1 हो, 2 हो, 4 हो, और वो उनसे जो है वो बचाव रखें। लेकिन यदि कोई कारण ऐसा हो जिसकी कोई दवा ही उपलब्ध ना हो, या कोई भी ऐसी दवा जो है वो उसकी कोई काट ना कर पाए, उसको शरीर से हटा ना पाए, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मैं यहाँ केवल उन्हीं विषयों पर जो है वो चर्चा करने वाला हूँ। तो साधारण तौर पर ये जो अदर हार्ट जो है वो कॉजेज होते हैं, ये सब वो कारण हैं जो ब्लड प्रेशर के रोगी नियमित रूप से इसमें लापरवाहियां जो है वो बरतते हैं, और थोड़ी स्थिति बताने पर भी वो रोगी की चिकित्सक की बात को नहीं समझते हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि रोगियों की भीड़ ज्यादा रहने पर कई बार ये संभव नहीं हो पाता है कि हम रोगी को सारी चीजें जो है वो बता पाए। तो ऐसी स्थिति में जहां पर भी ज्यादा भीड़ है, ज्यादा चीजें हैं, और अधिकतर ये देखने में भी आया है कि बहुत सारे स्पेशलिस्ट ऐसे हैं कि वो केवल दवाओं पर और टेस्ट पर आदि पर ही ज्यादा जोर देते हैं। ये हर पद्धति में पाए जा सकते हैं। सामान्य तौर पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति में ज्यादा चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं कि टेस्ट और जो है वो दवाइयों पर ज्यादा जोर देते हैं, और उसके पश्चात जो है वो, चूंकि वो कारण न तो टेस्ट से न किसी दवा से कंट्रोल हो सकते हैं, और ये कारण किसी भी टेस्ट की पकड़ में नहीं आते हैं कि कोई भी टेस्ट ये बता सके कि ये रोगी इस वजह से दवाओं को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, और दवाएं इसलिए इसमें कम जो है वो काम कर रही हैं। मैं सीधा विषय पर जो है वो आता हूं। सामान्य तौर पर आहार यानी कि हमारी डाइट, निद्रा यानी कि हमारी स्लीपिंग हैबिट्स, और व्यायाम, और इसके अलावा चिंता और भय, विषाद और औषधि, हम यहां केवल इन 7 विषयों पर चर्चा करेंगे। यहां बिल्कुल एकदम विस्तृत विषय पर जो है वो चर्चा करेंगे। सामान्य तौर पर आहार, सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 तरह की व्याधियां होती हैं। थोड़ा और इलेबोरेट कर देता हूं। एक बीमारियां होती हैं जो शरीर में बाहर से आती हैं, बैक्टीरिया, वायरस, चोट, फंगस, ईस्ट आदि। ये हवा में घूमते रहते हैं और हमारा शरीर जो है वो इनको जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर वहां से इंफेक्शन स्टार्ट होते हैं। दूसरे होते हैं कि हमारे अपने डाइट और लाइफ स्टाइल में गड़बड़ होने के कारण जो शरीर के अंदर नुकसान होते हैं, उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेटरी डिसऑर्डर्स होती हैं, यानी कि उसके उपद्रव स्वरूप जो जो व्याधियां होती हैं, जो रोग होते हैं, उसको हमारे यहाँ जो है वो बेसिकली उनको निज रोग बोला जाता है, यानी कि पर्सनल डिसऑर्डर। सामान्य भाषा में यदि मैं आपको कहूँ, सामान्य भाषा में, कि वो रोग जो हमारे अपने कर्मों के कारण हमारे शरीर में जो है वो पनप गए, हमारी अपनी लापरवाहियों के कारण, और बेसिकली वही चीज जो है वो आगे को बीमारियों को डेवलप करती है।
तो हाइपरटेंशन जो है वो न किसी बैक्टीरिया से होती है, न किसी वायरस से होती है, न किसी फंगस से होती है। ये हाइपरटेंशन हमारे शरीर के निज कारणों से यानी कि हमारी अपनी लापरवाहियों से होती है। क्या है वो लापरवाहियां? चलिए हम इनके ऊपर जो है विचार चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज हम डाइट पर आते हैं। डाइट में सबसे टॉप मोस्ट चीज जो डॉक्टर जो है वो कहते हैं, बीपी हमें होते ही क्या कहते हैं, नमक कम कीजिए। नमक कैसे कम करना है हमको जो है वो ये देखना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि बहुत सारे लोग तेज नमक खाते हैं और उनको खुद को नहीं मालूम होता कि वो तेज नमक खाते हैं। इसके लिए बकायदा जो है वो साल्ट की गाइडलाइंस हैं कि उनको जो है वो क्या करना चाहिए। सीधा सा जो है वो गाइडलाइन का उपयोग करने का नियम ये है कि सब्जी फीकी लगे, हल्की लगे, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन तेज नमक मिर्च मसाले वाली जो सब्जियां हैं या दालें हैं या फिर कोई भी जो फूड आइटम्स हैं, अगर वो आपको पसंद आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप हाई बीपी की तरफ जो है वो एक कदम अपना बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात इसके अलावा, दूसरी बात ये है कि नमक जो है अगर पकी हुई सब्जियों के अंदर हमने डाला है उसमें थोड़ा सा ज्यादा हो गया, वो नुकसान करेगा, लेकिन उतना नुकसान नहीं करेगा जितना नुकसान की सलाद के ऊपर डालने पर, जैसे हम ऊपर से नमक छिड़क लेते हैं, मसाला छिड़क लेते हैं, या इसके अलावा दाल सब्जी में नमक कम रह गया है तो हमने ऊपर से उसके ऊपर डाल करके अपने स्वाद को संतुलित जो है वो कर लिया, या फलों के ऊपर जब हम डाल करके खाते हैं, या किसी भी चीज ऐसी जैसे पकौड़ियां हैं, किसी भी चीज के ऊपर जब नमक डाल करके खाते हैं, वो नमक जो है वो हाई बीपी को डायरेक्टली जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए करता है कि नमक का पाचन शरीर के अंदर सही तौर पर उसी वक्त हो सकता है जब वो पका दिया गया, यानी कि दाल सब्जी में अगर नमक तेज है तो उससे हालांकि हानि है नियमित रूप से जो है उपयोग करने पर, लेकिन उससे भी अधिक हानि उन चीजों पर है, हम दही में डाल लेते हैं, हम सलाद के ऊपर डाल लेते हैं, हम जो है वो फलों के ऊपर डाल लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो एक्सेसिव साल्ट इंटेक, और प्लस में हमारे आयुर्वेद में इसके लिए व्यवस्था है कि कुछ चीजें कभी भी बिना पके इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। पकाने का मतलब उनका संस्कार करना चाहिए। जब तक नमक और पानी मिक्स होकर के अग्नि पर नहीं चढ़ेगा और पकेगा नहीं, तब तक वो नमक शरीर के अंदर लवण की अधिकता से होने वाले जितने भी रोग हैं उनको उत्पन्न करेगा। ये रक्त और पित्त की दृष्टि करता है आयुर्वेद के अनुसार, और दोनों ही स्थितियों में ये हार्ट के ऊपर जो है वो लोड डालता है। पित्त जितना बढ़ेगा हृदय की गति और हृदय का दबाव जो है वो उतना बढ़ेगा। इस कारण में कहीं से कहीं तक भी हृदय की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इंड्यूसिंग फैक्टर जो है वो ऑलरेडी उसको अदर देन दी हार्ट में है। तो इसीलिए इसको हमने इस कारण में जो है वो शामिल किया है कि ये वो कारण है कि जो हार्ट से जो है वो बाहर है, और इसकी कोई दवा नहीं है कि यदि आप कोई नमक तेज खाएंगे या अधिक चीजों के ऊपर नमक ऊपर से छिड़क करके खाएंगे तो ऐसी कोई दवा आज तक नहीं बनी कि वो उसकी व्यवस्था को जो है वो वहां से उसके दुष्प्रभाव को कम कर सके। दूसरी एक बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं, सुबह को दूध का सेवन। कुछ लोग हो सकता है इससे जो है वो आपत्ति रखें, लेकिन मैं आपको सत्यता से अवगत जो है वो कराना चाहता हूं। सत्यता ये है कि 5 वर्ष तक के बच्चे या वो बच्चे जो केवल अभी क्षीराद हैं, यानी कि केवल दूध पर ही आश्रित हैं, जिन्हें अन्न अभी तक नहीं दिया गया है या नहीं दिया जा सकता, या जिनको औषधि के साथ में दूध बताया हो, बहुत सारी दवाएं होती है जो दूध से ली जाती है। इसके अलावा जो पहलवान लोग होते हैं, पहलवान से यहाँ मतलब है जो कठिन शारीरिक श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम नहीं, कठिन शारीरिक जो है वो श्रम करते हैं, केवल 3 प्रकार के लोग ऐसे हैं जिनको सुबह को दूध का सेवन करना चाहिए। जिन लोगों को पाचन तंत्र की समस्या हो, जैसे एसिडिटी हो, जैसे जो है वो कब्ज की जो है वो समस्या हो, जैसे इसके अलावा उनको जो है वो बार बार डकारे या पेट का अफारा, भारीपन, इन सब चीजों की समस्या हो, उनको विशेष तौर पर जो है वो सुबह के समय दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। आप यदि इसके बारे में विशेष विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे जो है वो सीधा मैसेज भेज सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि सुबह को दूध पीने के पीछे आयुर्वेद का दृष्टिकोण जो है वो क्या कहता है। दूध अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ आहार है, इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है। इसलिए दूध के बारे में कोई विशेष वर्णन कहीं से कहीं तक को भी ऐसा नहीं मिलता है कि सुबह को दूध नहीं लेना चाहिए।
लेकिन जब रोग की परिस्थिति शरीर के अंदर हो रही हो तो कोई भी आहार हो, कोई भी औषध हो, उसका लेने का समय और जो है वो व्यवस्था जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तीसरे नंबर पर पॉइंट आता दही। मेरे हिसाब से कोई ऐसा परिवार नहीं है कि जिसमें दही का नियमित उपयोग न किया जाता। और एक सीधी सी बात भी है कि वो कोई ऐसा परिवार नहीं है कि जिसमें दही का उपयोग किया जाता हो नियमित और वहां कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी से पीड़ित रोगी ना हो, चाहे वो त्वचा रोग हो, चाहे वो हृदय रोग हो, चाहे वो शरीर के अंदर वजन बढ़ने का कारण हो, चाहे वो कुछ भी हो। सीधी सी बात यह है कि दूध और दूध से बने पदार्थों में यदि कोई चीज ऐसी है जिसका नियमित उपयोग करने का स्पष्ट निषेध किया जाता है तो वो दही है। दही कभी भी नियमित भोजन करने के लिए नहीं होती। दूसरी बात, दही कभी भी रात में खाने के लिए नहीं होती। ठीक है, दही के साथ में खास बात क्या है, दही के टाइप ऑफ कंडेंस्ड मिल्क आप जो है वो समझ सकते हैं। तो उसके अंदर फैट जो है वो कंडेंस्ड रहती है। दही अभिसंधि होती है। अभिसंधि से मतलब ये होता है कि वो सर्कुलेटरी चैनल्स में रोक टोक पैदा करती है, उन्हें चीजों को सही तरीके से चलने नहीं देती। जब सर्कुलेटरी चैनल में ब्लॉकेज जो है वो आनी शुरू होगी, उसमें फ्लो में जो है वो कमी आनी शुरू होगी, चाहे वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो, चाहे वो एथेरोस्क्लेरोसिस हो, वो उसे इंड्यूस करती है। जो लोग इन दोनों शब्दों से परिचित हैं वो जानते होंगे कि इसका मतलब यह है कि नसों के अंदर जो है वो किसी ना किसी चीज का अवरोध हो जाना, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर लोड पड़ता है। जब हार्ट के ऊपर आगे का जो है वो जो नसें हैं वो प्रॉपर उनके अंदर की जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से हार्ट को ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रह सकता है। अगेन फिर से ये एक ऐसा कारण है कि जिसके लिए कोई दवा नहीं बनी हुई है, जिसके लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम हार्ट को जो है वो दोषी ठहरा जो है सके। इसके अलावा दही रात में सेवन करने के लिए जो है वो कभी नहीं होती, तो हमेशा ध्यान रखें। और दही नमक के साथ में कभी सेवन करने के लिए नहीं होती है। ये आयुर्वेद का एक विशिष्ट जो है वो नियम है। जो हम लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेद जो है वो विभिन्न रोगों से प्रिवेंट करता है, वो क्यों प्रिवेंट करता है? आज भी आयुर्वेद इतना प्रासंगिक जो है वो क्यों है? प्रासंगिक से यहाँ तात्पर्य है कि हम इतना सब कुछ, नई मशीनरी, नई एडवांसमेंट सब कुछ आते हुए भी आखिरकार क्या ऐसा कारण है कि बहुत सारी बीमारियां जो किसी भी केमिकल से, किसी भी जो है वो कंडीशन से ट्रीट नहीं होती हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी से, जब पेशेंट आयुर्वेद में आता है तो हम उसको इजीली मैनेज कर जाते हैं। हम इसीलिए मैनेज कर जाते हैं कि यहाँ हर चीज को खाने का नियम, खाने की मात्रा, खाने का तरीका और खाने का समय और खाने का मौसम होता है। अगर हम इस चीज का जो है वो ध्यान रखते हैं तो शरीर के अंदर बीमारियां पनप ही नहीं पाती। और एक दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई बीमारी शरीर के अंदर पनप गई है तो उसको सपोर्ट मिलना बॉडी में कम हो जाता है। हम थोड़ी दवाओं के साथ अधिक जो है वो लाभ अपने रोगियों को जो है वो दे सकते हैं। चौथे नंबर का पॉइंट है असमय भोजन। असमय भोजन से मतलब है कि खाने का कोई जो है वो समय नहीं। साधारणतः लोगों के साथ में बड़ी समस्या जो है वो रहती है कि हम क्या करते हैं कि लंच टाइम को या डिनर टाइम को या फिर जो है ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं। खासतौर पर छुट्टी वाले दिन हम बड़ा स्किप करते हैं। ठीक है, आपकी छुट्टी है, ठीक है, आपका ऑफिस का काम नहीं है, ठीक है, आपको कोई वैसा काम नहीं है कि आपको बाजार नहीं जाना है, लेकिन क्या ये शरीर को मालूम है? शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। वापस आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, लोग ये क्यों शिकायत करते हैं कि सुबह को पेट साफ नहीं होता? कोई व्यक्ति ये क्यों शिकायत नहीं करता कि रात को पेट साफ नहीं होता? आपको जो है वो रात को नींद नहीं आती है, कोई ये क्यों शिकायत नहीं करता कि दिन में नींद नहीं आ रही है इसलिए हम डॉक्टर से दवा लेने के लिए जा रहे हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि 9 मंथ्स तक की प्रेगनेंसी होने के बाद नहीं ऑन अगर डिलीवरी नहीं होती है देन हम परेशान होते हैं, 7th मंथ, 8th मंथ या 5th मंथ में हम परेशान क्यों नहीं होते हैं? बेसिकली कि हर एक चीज की एक शरीर के अंदर जैव घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक। वहां हर चीज का एक अलार्म जो है वो फिट है। ये अलार्म प्राकृतिक भी होता है और हमारी आदतों को डालने के हिसाब से ये आगे पीछे थोड़ा बहुत एडजस्ट भी हो जाता है, लेकिन केवल अलार्म एडजस्ट होता है, शरीर के अंदर के प्रोसेस हैं वो एडजस्ट नहीं होते हैं।
तो बेसिकली क्या है कि भूख लगने का अपना एक निश्चित समय है, और वो निश्चित समय क्या कहता है कि उस समय किया गया भोजन ही पूर्ण रूप से जो है वो पाचन में चलेगा। इससे अलग यदि कोई भोजन करेगा इससे समय से, तो ऐसी स्थिति में वो खाना पचेगा तो सही, लेकिन उल्टा सीधा पचेगा। जब भोजन का पाचन ठीक से नहीं होगा तो शरीर के अंदर दो कार्य होंगे, तो ऊर्जा सही नहीं बनेगी, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी प्रॉपर नहीं बन रही है, और दूसरे नंबर पर बॉडी के अंदर इनकम्प्लीट डाइजेशन से टॉक्सिन बनेंगे। इधर तो एनर्जी की जो है वो कमी की वजह से हार्ट को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी, इसकी वजह से वो ज्यादा एनर्जी की डिमांड करेगा और वो ज्यादा जो है वो हार्ट जो है वो ज्यादा पंप होना शुरू होगा। या फिर सेल्स जो है वो बार बार ये कहेंगी कि एनर्जी नहीं है लेकिन माल चाहिए पूरा बिल्कुल एकदम ब्लड सर्कुलेशन, तो वो हार्ट को बार बार सिग्नल करके भेजेंगे कि आप जाइए और पंप कीजिए और फटाफट जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को ज्यादा स्पीड अप जो है वो कीजिए। दूसरी बात, जितना ज्यादा टॉक्सिन बॉडी के अंदर बनते चले जाएंगे डेली रेगुलर, जैसे सपोज हमने आज दोपहर का भोजन समय से नहीं किया या रात का खाना हमने समय से नहीं खाया, आज टॉक्सिन बने, कल वो भी ऐसे ही हो गया, फिर कुछ दिन सही रहा, फिर कुछ दिन ऐसे ही हो गया। तो ऐसे करके जब वो रोज चीजें बढ़ती चली जाएंगी, तो जैसे म्यूचुअल फंड्स का जो है वो सिस्टम होता है, कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चीजें बढ़ती जाती हैं। हिंदी में कहें तो चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। उस टॉक्सिन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए किडनी को ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, और किडनी को जब ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है तो किडनी काम तभी कर पाएगी जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाए। और फास्ट कौन करेगा? रैपिड जो है वो हार्ट बीट्स और जो है वो इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, दो ही परिस्थितियों में आपका काम करेगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपकी छुट्टी हो या नहीं हो या कुछ भी हो, ये आप जानते हैं, आपका शरीर नहीं जानता है। आपका शरीर अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को एडजस्ट जरूर कर सकता है, लेकिन बॉडी के प्रोसेस उसको बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करेंगे। तो असमय भोजन का विशेष तौर पर जो है वो ध्यान रखें। शेड्यूल शुड बी फिक्स्ड, इसी के हिसाब से जीवन का जो अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, हम इन्हीं के अनुसार जो है वो चीजें करेंगे तो बिल्कुल बढ़िया जो है वो रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये बताइए सब हमारा काम है और हमारा काम जो है वो इस प्रकार का है, तब हम जो है वो क्या कर सकते हैं? तो देन नॉट टू से सॉरी, तब आपको हमेशा एक लंबे चौड़े हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, बहुत सारी दवाओं खाने की इच्छा के साथ में, और कई सारे डॉक्टर्स से मिलने की इच्छा आपको अपने शरीर में जो है वो अपने मन में बिठा करके रखनी है कि मेरे को फिर ये 3 काम जरूर करने हैं। फिर आपके पास में शिकायत करने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान कह रहा है, ये प्रकृति कह रही है, ये कोई डॉक्टर जो है वो नहीं कह रहा है कि डॉक्टर की मन मर्जी से ये सब काम होना है। जो चीज होनी है वो होनी है। यदि आप जो है शरीर के नियमों का अपालन करेंगे तो जाहिर सी बात है शरीर के अंदर जो है वो दिक्कतें होनी है। आज की जो हमने लाइव सेशन रखा है, या जो आज का हमने ये सेशन रखा है, केवल इसलिए रखा है कि हम आपको वो चीजें बताएं जिनके बारे में ज्यादातर डॉक्टर्स या ज्यादातर पैथीज डिस्कशन नहीं करती हैं, लेकिन आयुर्वेद में उसके लिए एक बहुत शानदार और बहुत बढ़िया जो है वो व्यवस्था है, और इसके पीछे हर एक साइंटिफिक बैकग्राउंड भी है। आप चाहें तो इसको जो है वो बहुत सारी रिसर्च इसके पीछे हैं जिन्होंने ये प्रूफ किया है कि दैट जो नियम आयुर्वेद में दिया है ये बिल्कुल अपनी जगह सही है। इसके अलावा हम बात करते हैं 5वें नंबर पे पॉइंट की, रात के समय गुरु भोजन। गुरु भोजन से मतलब है भारी भोजन। सामान्यतः हम सुबह जल्दबाजी में नाश्ता करके निकल जाते हैं, दोपहर में ऑफिस में हो, चाहे व्यापार पर हो, चाहे कहीं कुछ भी हो, तो हम जल्दबाजी में जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो अपना लंच कर लेते हैं, दोपहर का भोजन ले लेते हैं। जब हम रात के समय घर पहुंचते हैं तो चूंकि दोनों समय हमने सही से भोजन नहीं किया, तो जाहिर सी बात है इच्छाएं जागृत होती हैं। दूसरे नंबर पर रात के समय शरीर के अंदर रजोगुण और तमोगुण दोनों की जो है वो प्रधानता हो जाती है, विशेष तौर पर तमोगुण। तमोगुण की प्रधानता से क्या होता है कि शरीर के अंदर मिर्च मसाले वाला खाना, चिकनाई वाला खाना, ज्यादा स्वाद वाला खाना, ये सब खाने की इच्छा जागृत होती है। लेकिन सच्चाई वाली बात यह है कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की नॉर्मल कैपेसिटी की बात करें तो वो सुबह के समय हल्की, दोपहर के समय बहुत तीव्र और रात के समय बिल्कुल मंद, यानी कि सुबह से भी मंद रहती है।
जब रात के समय हम भारी भोजन करेंगे, चिकनाई वाला खाएंगे, सपोज हम रात को पनीर खाना है, रात को ये सब चीजें जो है वो खानी है, रात को जो है वो हमको बेसिकली नॉन वेज फूड्स जो है वो लेने हैं, तो वो क्या करेंगे, शरीर के अंदर उस भोजन का अपूर्ण पाक होगा। अपूर्ण पाक से मतलब है इनडाइजेशन। अगेन जैसा कि मैंने आपको जो है वो बताया, असमय भोजन में क्या होता है कि इनडाइजेशन क्रिएट होती है और वहां एनर्जी की कमी होती है, और दूसरी बात में बॉडी के अंदर टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो रात के समय का भोजन जो है वो सबसे हल्का रखा जाए। हल्की भूख लगे कोई बात नहीं है, तो सुबह को भूख लगना अच्छा लगेगी। लोगों की शिकायत ये रहती है कि हम क्या करें, हमें सुबह को भूख नहीं लगती है। सच्चाई वाली बात यह है कि भूख जब तक अच्छी नहीं लगेगी जब तक पिछले भोजन का पाचन सही नहीं हो जाएगा। जब आप रात को भारी भोजन करेंगे, रात को बहुत सारा भोजन ऐसे कर लेंगे, तब ऐसी स्थिति में वो भोजन का चूंकि पाचन शक्ति दुर्बल है, तो वो उसे 8 घंटे में 10 घंटे में नहीं पचा पाएगी। उसको पचाने के लिए 16 या 18 घंटे का समय जो है वो चाहिए। तो सुबह को आपको जो है वो अच्छी भूख नहीं लगेगी। जब सुबह को आपकी अच्छी भूख नहीं लगेगी, तब ऐसी स्थिति में आप सुबह का नाश्ता कम करेंगे और ऑटोमेटिकली वो आदत जो है वो बनती चली जाएगी। छठे नंबर पर थोड़ा कन्फ्लिक्टेड टॉपिक है, कुछ लोग हो सकता है इससे जो है वो सहमत नहीं हो, लेकिन सच्चाई वाली बात यही है कि जो चीज नुकसान करती है वो नुकसान करती है। मैं बात करता हूँ अल्कोहल की। अल्कोहलिक बेवरेजेस जितने भी होते हैं, शराब, चाहे वो बियर हो चाहे कुछ भी, लोगों में एक बड़ी अजीब सी कल्पना है कि साहब ये मद्य अच्छा करती है, ये मद्य बुरा करती है। वास्तविक वस्तु स्थिति अवगत कराना चाहता हूं कि आयुर्वेद में मद्य का पूर्णतया निषेध नहीं है। इवन हमारे यहां 10 से ज्यादा प्रकार के जो है वो मद्यों का वर्णन है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हर चीज को खाने का या पीने का तरीका, मात्रा, समय और मौसम होता है। हम यदि इस प्रकार का जो है वो ध्यान रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में मद्य हमारे शरीर में औषधि तरीके से यानी कि दवा की तरीके से काम करेगा। और यदि हम उनमें से किसी भी मात्रा का जो है वो किसी भी जो है वो नियम का उल्लंघन करेंगे, तो वो हमारे शरीर के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं हानि ही जो है वो करेगा। अल्कोहल के ऊपर एक विशेष तौर पर एक अलग से सेशन रखने का मेरा पहले से लंबे समय से जो है वो मन है। तब ऐसी स्थिति में मैं शीघ्र ही केवल और केवल मद्य के शरीर पर अच्छे और बुरे प्रभाव कब कैसे पड़ते हैं, इसके लिए मैं आपके साथ जो है वो जल्दी ही आऊंगा। तब तक हम अगले विषय वस्तु पर चलते हैं। अभी हम आहार पर ही घूम रहे हैं। तंबाकू, बहुत सारे लोग तंबाकू का विभिन्न रूपों में सेवन करते हैं। कुछ तंबाकू चबाते हैं, कुछ तंबाकू का धूम्रपान जो है वो करते हैं। तंबाकू मुख्यतः हार्ट बीट्स को जो है वो रैपिड करता है और इसके अलावा नसों के अंदर जो है वो सूजन पैदा करता है, जिसकी वजह से सूजन पैदा होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन में अवरोध पैदा होता है। देखिए, शौक होना एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन शौक का शरीर पर मारक होना ये बिल्कुल एकदम अलग बात है। मैं कहीं से कहीं तक किसी भी तंबाकू का या तंबाकू से बनी किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जिस समय यह निर्धारित हो जाए कि तंबाकू आपके शरीर को हानि दे रहा है, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खाना हो, आपको तत्काल प्रभाव उसको छोड़ देना चाहिए। यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो फिर से अपनी बात दोहराता हूं, एक मोटे से जो है वो सम इंश्योर का हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारी दवाओं को खाने की इच्छा पैदा कर लीजिए अपने शरीर में, और इसके अलावा आप बहुत सारे डॉक्टरों से भेंट करने की और इमरजेंसीज की अपने लिए जो है वो सामर्थ्य पैदा कर लीजिए। हाँ, मैं ये कर सकता हूं। फिर आप किसी भी अन्य व्यक्ति को जो है वो या किसी अन्य फैक्टर को या अपने भाग्य नसीब को दोष मत दीजिए। देन सेकंड नंबर पर अब हम डाइट वाला हमारा एक चैप्टर, हालांकि डाइट एक बहुत एक्सटेंसिव चैप्टर है, लेकिन हम बहुत ज्यादा नहीं समझा सकते हैं, बार बार आपसे मुलाकात करते रहेंगे। हम बात आते हैं सेकंड जो है वो पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट इज निद्रा। निद्रा से मतलब है स्लीप। दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे लोगों को एक आदत सी पड़ चुकी है रात को लेट सोने की। जब वो रात को लेट सोएंगे तो वो सुबह को लेट उठेंगे, सुबह को लेट उठेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी स्लीप डेप्रिवेशन रहेगी, नींद पूरी नहीं होगी। तो नींद पूरी नहीं होगी तो वो दिन में सोएंगे,
जब वो दिन में सोएंगे तो ये केवल 3 ही कारण पूरी स्लीप के ऐसे हैं जिनकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, मोटापा, इम्यूनिटी जो है वो जिन लोगों की चेंज होती है, यानी कि इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, इम्यूनिटी जो है वो इससे जो है वो कमजोर होगी। इसके अलावा त्वचा रोगों के पैदा करने के लिए सबसे बढ़िया कारण। समस्या ये होती है कि हम आज किसी कारण से रात को लेट सोए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है, यानी कि आप कितना ही दिन में को पूरा दिन जो है वो मोशन चले जाइए, यानी कि टॉयलेट चले जाइए, अगर सुबह को पेट साफ नहीं होगा तो आप पूरे दिन परेशान रहेंगे। क्यों परेशान रहेंगे? कि बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक ये कहती है कि पेट साफ सुबह को उठने के बाद ही जो होता है वही सर्वोत्तम है। ठीक इसी तरीके से अगर रात को जल्दी जो है वो सो जाया जाए, यानी कि 10 और 10:30 और 11 बजे तक मैक्सिमम जो है वो नींद आ जाए, तब ऐसी स्थिति में वो जो नींद आती है वो डीप स्लीप होती है और वो बॉडी को कंप्लीट रेस्ट देती है और वही शरीर के अंदर जो है वो लाभदायक होती है। इसके अलावा देर से सोना और देर तक सोना दोनों ही परिस्थितियां शरीर के अंदर नींद की पूर्ति कभी किसी कीमत पर नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से स्लीप डेप्रिवेशन जो है वो होती है। स्लीप डेप्रिवेशन का हिंदी में जो है वो निद्रा विपर्य, यानी कि कमी होना और उसका उलट सुलट होना। इसीलिए आपको अगले दिन सुबह को उबासी रहेगी, थकान रहेगी, आपका काम में मन नहीं लगेगा, आप दिन में सोने की जो है वो आशा करेंगे। लेकिन चूंकि नींद का सही समय रात को ही है तो आपको दिन में भी उतनी अच्छी साउंड स्लीप नहीं आने वाली है। तो यहां निद्रा विपर्य से मतलब है देर तक जो है वो जगे रहना, देर तक सोए रहना और दिन में सोना। दिन में सोना केवल एक ही मौसम ऐसा है जिसमें दिन में सोया जा सके तो वो शरीर के लिए अच्छा होता है या नुकसानदायक नहीं होता। बाकी इससे अन्य अलग किसी भी ऋतु में दिन में सोना हमेशा हानिकारक होता है। केवल 3 लोग सो सकते हैं। फिर से वापस दूध वाली कंडीशन है। नंबर 1, बच्चे छोटे, ठीक है, 8 साल तक के बच्चे या 9 साल तक के, 10 साल तक के बच्चे, केवल 10 वर्ष तक के बच्चे दिन में जो है वो सो सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो लोग रोगी हैं, हालांकि सभी रोगियों में दिन में सोना जो है वो कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन कुछ एक रोगियों में दिन में सोना जो है वो ठीक रहता है। और तीसरे नंबर पर अत्यधिक शारीरिक श्रम किए हुए व्यक्ति, जैसे गांव में जो लोग सीधा खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, जैसे खास तौर पर वो सर्दियों में सुबह ही 4 बजे 4:30 बजे उठ करके खेतों पे चले जाते हैं और सुबह को 10 बजे तक 11 बजे तक वो पूरे दिन की जबरदस्त मेहनत करके वापस आते हैं, तो उन्हें दिन में सोने से कोई दोष नहीं है। या ग्रीष्म ऋतु जो अब 10 जून से आरंभ होने वाली है, 2 महीने जो है वो ग्रीष्म ऋतु रहेगी, इसमें दिन में सोने से जो है वो कोई दोष नहीं है। लेकिन दिन में सोने का मतलब नहीं कि 4 घंटे सोया जाए। दिन की 1 घंटे की नींद और रात की 4 घंटे की नींद बिल्कुल एकदम जो है वो बराबर होती है, यानी कि 1 घंटे से अधिक जो है वो नहीं सोया। चलिए हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। ये पॉइंट पुरुषों पर अधिक लागू होता है। यही कारण है कि हाई ब्लड प्रेशर से या हृदय रोगों से पुरुष अधिक जो है वो पीड़ित होते हैं। अव्यायाम, अव्यायाम का मतलब है लेक ऑफ एक्सरसाइज। पुरुषों के साथ दिक्कत ये होती है कि सुबह वो नाश्ता करते हैं तो घर पर रुका नहीं जाता, तत्काल प्रभाव घर से बाहर निकलते हैं तो इधर घूम, ये बात कर, वो बात कर, तो उसमें उनको शारीरिक श्रम तो होता है, लेकिन वो शरीर के लिए उतना श्रम या उतनी एक्सरसाइज नहीं हो पाती जो शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी चैनल्स को एक्टिव रखने के लिए जो है वो आवश्यक है। रक्त संवहन तंत्र को एक्टिव रखने के लिए प्रतिदिन 20 मिनट का व्यायाम अति आवश्यक है। 20 मिनट प्रतिदिन आप पूरे दिन कितना ही चलिए, कितना ही कुछ भी कीजिए, ये आपके लिए आवश्यक है। ये किस प्रकार का व्यायाम होना चाहिए? ये योगासन और प्राणायाम से इतर व्यायाम होना चाहिए। 10 से 20 मिनट आपका योगासन प्राणायाम जो भी आपको ठीक लगता हो, और 20 मिनट शारीरिक श्रम जिसमें सांस जो है वो हल्की सी फूलने लगे। आयुर्वेद में जो बताया गया है,
आपका जो है वो अर्ध शक्ति से व्यायाम, यानी कि जब हल्का पसीना आने लगे और जब हल्की सी और या थोड़ी सी जो है वो सांस फूलने लगे, उतना व्यायाम आपको रखना है। अब वो चाहे आप जॉगिंग के रूप में कहीं बाहर जा करके करें, चाहे वो घर में आप ट्रेडमिल जो है वो दौड़ें, लेकिन 20 मिनट्स आपके शरीर के लिए जो है वो रिक्वायर है। इससे शरीर के अंदर के दूषित तत्व भी जो है वो बाहर निकलते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है 20 मिनट जो है वो करना, ये हमारा आलस्य है और कुछ नहीं है, ना कोई विशेष मजबूरी है, केवल और केवल आलस्य जो हमें इससे प्रिवेंट करता है। आज आपको एक खास बात बताता हूं, शरीर के अंदर जिन कारणों से बीमारियां बढ़ती हैं या पैदा होती हैं, अधिकतर चीजें उन्हीं की इच्छा करती हैं, और जिन चीजों से बीमारियां घटती हैं या बीमारियां रुकती हैं, शरीर में उन चीजों के प्रति अनिच्छा पैदा होती है। ये बीमारियों का अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बनाया गया प्राकृतिक नियम है। यानी कि जो करना है आपको जबरदस्ती करना है पहले 7 दिन, 8वें दिन से उसकी आदत आपको जो है वो पैदा हो जाएगी। अभी हम चौथे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं। अभी तक जो हमने चर्चा करी है आहार, निद्रा और व्यायाम की, ये हमारे शारीरिक कारण हैं जिनकी वजह से हमारा बीपी जो है वो एलिवेटेड रहता है, या फिर ऐसे कारण जिनका किसी दवा से कोई ट्रीटमेंट जो है वो नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं मानसिक कारणों की। मानसिक कारण जो है वो बेसिकली हमारे पास में 3 होते हैं। मन का दिल से सीधा संबंध है, ये हमने बहुत अनुभव किया है। जब हमें डर लग रहा हो तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जब हमको किसी चीज से विशेष जो है वो ये लग रहा हो कि अभी परीक्षा परिणाम आने वाला है, हाय क्या होगा, तब ऐसी स्थिति में ऑटोमेटिकली जो है वो हार्ट बीट्स जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और हमको ये लग रहा है कि अब ऑपरेशन होगा। बहुत सारे केसेस आते हैं सर्जरी में, मैं कई बार जो है वो देखता हूँ, मैं पेशेंट्स को जो है वो मैनेज करता हूँ, सर्जरी से पहले देखता हूँ तो उनका बीपी जो है वो बहुत बढ़ गया है कुछ नहीं, सर्जरी माइनर सी होनी है, केवल उनको घबराहट है। तो एक चीज जो है वो क्या रहती है, चिंता। हाय क्या होगा, अब क्या होगा, हमसे जो है वो नहीं कर सकते। बेसिकली चिंता क्यों ना करें भाई, परेशानी हमको, संकट हमको, कष्ट हमको, तो चिंता क्यों नहीं करें। ये दूसरा आदमी कैसे कह सकता है कि हम चिंता जो है वो नहीं करें। मैं ये कहता हूं तो बिल्कुल चिंता कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, खूब चिंता कीजिए। आपके साथ मैं भी चिंता करने के लिए आता हूं, पूरे स्टाफ के साथ चिंता करने के लिए आता हूं। मुझे केवल एक ही प्रश्न का उत्तर आपसे चाहिए, आपने अब तक जब कभी चिंता करी है, क्या उससे कभी कोई परिणाम निकला? क्या कभी इससे कोई परिणाम निकला कि हमने किसी चीज के लिए चिंता करी तो उससे हमारा कोई लाभ जो है वो हो गया? नहीं। 98.9% केसेस में चिंता से कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन 100% जब आप चिंता करते हैं तो चिंता करने वाले 100% केसेस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी का कारण जरूर निकला। तो 98% में तो कोई लाभ नहीं निकला और 100% में आपको जो है वो बीमारी हुई। तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि चिंता की अपेक्षा चिंतन कीजिए। हाय अब क्या होगा, ऐसा कैसे जो है वो कर सकते हैं, ये चीजें हमारे शरीर से बाहर हैं, ये चीजें हमारी पकड़ से बाहर है, ये चिंता है। चिंतन क्या है कि ठीक है अब समस्या हमारे सामने है, हम इसका ऐसे रास्ता निकालेंगे, ऐसे रास्ता नहीं निकालेंगे तो हम इस तरीके से जो है वो करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे तो फिर हम इसको जो है वो इस तरीके से करेंगे। अगर किसी भी तरीके से नहीं होता है तो प्रभुवर, भगवान और धर्म मनुष्यों ने कई कारणों से बनाए हैं। उनमें से एक कारण ये भी है कि जब किसी चीज के लिए कोई हमें लाभ जो है वो ना मिल रहा हो या कोई रास्ता हमें ना निकल रहा हो, तो एक कहावत बनी है, एक जो है वो एक विशेष स्लोगन है, घरों पे भी और गाड़ियों पे भी लिखा रहता है, हारे का सहारा प्रभु श्याम हमारा। बड़े बड़े बंगलों पे भी लिखा रहता। तो आप अपने स्तर पर चिंतन जो है वो कीजिए। अगर कोई फिर भी परिणाम नहीं निकल रहा हो तो उसको भविष्य के ऊपर जो है वो छोड़ दीजिए या प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। आप जिस भगवान को मानते हो या जिस किसी व्यवस्था को मानते हो उसके ऊपर छोड़िए, माता पिता के ऊपर छोड़िए, भाई बहन के ऊपर छोड़िए, पत्नी के ऊपर छोड़िए, पति के ऊपर छोड़िए। जो आपका विषय है ही नहीं, जहां आपका नियंत्रण ही नहीं है, तब ऐसी स्थिति में क्या फायदा आपका उसको विचार विमर्श करने से? कोई फायदा नहीं है। तो 98.9% केसेस में कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, लेकिन 100% केसेस में कई सारी परेशानी होती है, जिसमें से एक बीपी भी है। सबसे बड़ा कारण होता है चिंता का दूसरे के ऊपर विश्वास न करना।
केवल ये सोचना कि हम ही हम हैं, बाकी सब में पानी कम है। केवल यही जो है वो चिंता स्थिति जो है वो केवल इसलिए बनती है। बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। अगर चिंता आवश्यक होती तो कायदे में दुनिया के सारे डॉक्टर्स को जहर खा करके मर जाना चाहिए था। किस लिए मर जाना चाहिए था? हमें नहीं मालूम होता है कि किस दवा को, किस मरीज को किस दवा से रिएक्शन होगा। हमें नहीं मालूम होता पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको क्या क्या बीमारियां हैं। हाँ, हमारे पास एक विज्ञान है, हमारे पास एक तरीका है बीमारी जांचने का या किसी भी दवा की रिएक्शन जो है वो जांचने का, लेकिन वो गारंटी नहीं है कहीं से कहीं तक को भी। लेकिन फिर भी हम मैदान छोड़ करके नहीं भागते हैं, हम फिर भी अपने हिसाब से व्यवस्था बनाते हैं, क्योंकि हमें इतना मालूम है कि हम केवल अपना कर्म करना जानते हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं, डॉक्टर कह देते हैं कि अब ये बचेगा नहीं, और वास्तव में जीवित है। बहुत सारे मरीज कहते हैं, डॉक्टर सीना ठोक के कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कई डॉक्टर बोलते हैं और वो हमारे बीच नहीं है। तब ऐसी स्थिति में फिर क्या कर सकते हैं? तो हमें केवल उन उपलब्ध विकल्पों पर विचार करना है जो हमारे हाथ में है, और जो हमारे हाथ में नहीं है, वापस से बात दोहराता हूं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और कुछ नहीं। इसके अलावा मैं बात करता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो सबसे ज्यादा हमारे लोग जो है वो या फिर कोई भी जनता जो है वो उसको अपनाती है, औषधि। हाँ, बहुत सारी दवाइयां भी ऐसी हैं जो बिना मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो कॉज करती हैं। वास्तविक बात यह है कि वो उन बीमारियों, वो जो दवा हम ले रहे हैं, उन दवाओं के लेने के पीछे जो कारण है वो कारण तो वही है जो हमने अभी आपको बताया, लेकिन उधर तो वो कारण, उधर जब हम उन कारण का जो है वो सही तरीके से समझ नहीं कर पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में हम उसकी दवा का जो है वो सेवन करते हैं, तो उधर डबल कॉज बन जाते हैं। यानी कि एक फैक्टर और दूसरा जो है वो ड्रग्स की यानी कि दवाइयों की जो है वो साइड और एडवर्स इफेक्ट्स। दुनिया में कोई दवा, ना आयुर्वेद में, ना एलोपैथ में, ना किसी में, दुनिया की कोई दवा ऐसी नहीं है जिसका कोई दुष्प्रभाव न होता हो। हर एक दवा का अपना साइड इफेक्ट है। विज्ञान का नियम है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर क्रिया है तो प्रतिक्रिया अवश्य होगी। किसी आदमी को थप्पड़ मारोगे तो थप्पड़ ना मारे, लेकिन बदले में गालियां जरूर देगा। तो हर एक दवा का अपना रिएक्शन होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई पद्धति अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकती है, कोई पद्धति कंट्रोल नहीं कर सकती है। कोई पद्धति ये देखती है कि इस दवा की रिएक्शन ना हो, तो वो उसके लिए विभिन्न परहेज वगैरह सब सारी चीज बताती है, और कोई पद्धति को इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो केवल मरीज का कंट्रोल करने से मतलब है, चाहे साइड इफेक्ट जो है वो कैसे आए। खैर, मैं वापस विषय पर आता हूं। कौन सी ऐसी दवाएं हैं कि जो बिना मतलब हाई ब्लड प्रेशर को हमारे बढ़ा देती हैं और शरीर के अंदर नई बीमारियों को पैदा करती हैं? सबसे पहले नंबर पर पेट साफ की दवाइयां। जी हाँ, बिल्कुल, पेट साफ की दवाइयां। हमारा जोर ये रहता है कि कौन सी दवा ऐसी खाई जाए जिससे सुबह को पेट साफ हो जाए, जबकि सच्चाई वाली बात यह है कि कब्ज की जितनी भी समस्याएं हैं उनका मूल कारण इंडाइजेशन है, जिसको आयुर्वेद में हमारे यहाँ कब्ज नाम की बीमारी नहीं है, कब्ज नाम का लक्षण है। बीमारी का नाम है अजीर्ण, एक टाइप ऑफ इंडाइजेशन। कई तरीके का हमारे यहाँ जो है वो इंडाइजेशन है, और हर इंडाइजेशन का रूट कॉज अलग होता है। और इंडाइजेशन में कभी दस्तावर दवाएं नहीं दी जाती हैं। अगर दस्तावर दवाएं दी जाती हैं तो वो आंतों को भी नुकसान करती है, नर्वस सिस्टम को भी नुकसान करती है। जब वो नर्वस सिस्टम को यानी कि तंत्रिका तंत्र को नुकसान करती है, तो वो उसकी वजह से शरीर के अंदर ऐसे प्रभाव पैदा करती हैं कि जिसकी वजह से हार्ट रेट फास्ट हो जाती है, और इसके अलावा हाइपरटेंशन जो है वो बढ़ जाती है। वो पेट साफ की दवा किसी भी पद्धति की हो, यदि आपको बार बार पेट साफ की दवाओं का सेवन करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर के अंदर कोई रोग या कोई कारक ऐसा है जो पेट साफ की दवाइयों से जो है वो कंट्रोल नहीं होने वाला है। तब ऐसी स्थिति में आपके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप किसी चिकित्सक के पास जाकर के उसकी व्यवस्था और निदान बनवाएं। यदि किसी अन्य पद्धति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपका स्वागत है आयुर्वेद के अंदर। जो भी आपके निकटवर्ती आयुर्वेद चिकित्सक हों, उनके पास जाइए, अपनी समस्या को रखिए, आपका अजीर्ण भी दूर होगा, पेट साफ की दवाओं की आवश्यकता भी जो है वो कम पड़ेगी, अन्य रोगों से होने से भी आप बच जाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है जलन, गैस, खट्टी डकार की दवाएं। सबसे बड़ा कारण, आप एसिडिटी हो गई, फटाक से कैप्सूल ले लिया, इनो ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। बेसिकली ये सब चीजें शरीर के ऊपर जो है वो हानिकारक प्रभाव जो है वो छोड़ती हैं। तब ऐसी स्थिति में मेरा आपसे सीधा सीधा सा जो है वो इतना निवेदन है कि फिर से वापस बताता हूं, जैसे पेट साफ की दवाएं हैं, अगर कोई परेशानी या कोई लक्षण आपको बार बार हो रहा है, उसे आप थोड़ा मत समझिए। बीमारी केवल दो ही परिस्थिति में खत्म होती है,
चाहे बीमारी छोटी हो चाहे बीमारी बड़ी हो। नंबर 1, या तो सही दवा से उस बीमारी को कंप्लीटली खत्म कर दिया जाए, सही दवा हो, सही परहेज हो या जो भी कुछ हो, या दूसरे नंबर पर वो बीमारी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाए कि वो पूरे अंग को और पूरे सिस्टम को खत्म कर दे, यानी कि न रोगी रहे न रोगी, दो ही स्थिति में बीमारी खत्म होती है। इसके अलावा यदि आप कोई भी चीज मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बीमारी कंट्रोल नहीं होती है, वो बढ़ती जाती है, हम केवल उसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। कुछ लोग बिना मतलब हाई प्रोटीन्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, इन सब चीजों का सेवन करते हैं। सच्चाई वाली बात यह है कि जो भोजन हमारे यहाँ भारतीय सिनेरियो में चलता है, दाल है, रोटियां हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, सलाद हैं, दूध है, दही है, छाछ है, ये सब चीजें, इनके अंदर सब प्रकार के विटामिन, सब प्रकार के मिनरल, सब प्रकार के ट्रेस एलिमेंट, सब सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा। स्थिति जो है वो ये होती है कि अगर किसी भोजन का पाचन ही सही से नहीं होगा तो शरीर को उसकी पोषक तत्व जो है वो शरीर में उपलब्धता नहीं हो पाएगी। जब उपलब्धता नहीं हो पाएगी तो शरीर में उस पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, विटामिन B12 की कमी, B6 की कमी, जिंक की कमी, कैल्शियम की कमी। यदि पाचन तंत्र जो है वो कमजोर है और उन चीजों का बॉडी के अंदर जो है वो उत्पन्न जो है वो नहीं हो पा रही है, शरीर के अंदर उसकी कमी आ गई है, तब ऐसी स्थिति में यदि हम बाहर से किसी चीज की सपोर्ट दे रहे हैं, बुरा नहीं है, सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन कब तक, कितने समय तक? अभी हम एक व्यवस्था जो है वो देख रहे हैं, लंबे समय से चीजें जो है वो मिल रही हैं। अभी हाल ही में एक घटना जो है वो घटित हुई है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन, दोनों चीजों का में जमीन आसमान का डिफरेंस है, उसी की वजह से बहुत सारी परेशानियां जो है वो कॉज हो गई। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, जो चीज प्राकृतिक तौर पर जो है वो उत्पन्न होगी, चाहे वो हमारे शरीर में हो चाहे वो हमारे वातावरण में हो, वही चीज जो है वो शरीर के लिए अधिक लाभदायक है। तब ऐसी स्थिति में जितनी भी औषधियां हैं या जितनी भी कोई भी चीज है, अगर आपको किसी भी दवा की बार बार जरूरत पड़ रही है और आपको ये नहीं मालूम है कि ये बीमारी क्यों हो रही है, इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, तब ऐसी स्थिति में मेरा आपसे सीधा निवेदन ये है कि लंबे समय तक दवाओं का उपयोग करने के बजाय आपको 2 बार 4 बार 5 बार दवा की जरूरत पड़ रही है, कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। लेकिन अगर कोई चीज आपको 4 बार या 5 बार से ज्यादा रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक चिकित्सक के सलाह की आवश्यकता है, और चिकित्सक के सलाह के बिना कोई भी औषधि कभी भी जो है वो सेवन नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि ब्लड प्रेशर को जो है वो घटाने के लिए क्या दवाएं और किन चीजों का इस्तेमाल किया जाए। मैं वापस से अपने पॉइंट पर आता हूं, जब तक रोग के कारण की ज्ञान नहीं होगी तब तक दी जाने वाली कोई भी दवा, चाहे वो एलोपैथ हो चाहे वो आयुर्वेद हो, वो नुकसान ही करेगी, फायदा बिल्कुल नहीं करेगी। नुकसान करने की ज्यादा जो है वो संभावनाएं रहती हैं, नुकसान जरूर करेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि दवाओं को जानने की, ज्ञान रखने की अपेक्षा, क्योंकि दवाएं ये चिकित्सक का विषय है, ये डॉक्टर जाने कि उसको क्या दवा देनी है क्या दवा नहीं देनी है। एक मरीज की ड्यूटी है कि जो परहेज बताया गया, जीवन की रक्षा के पालन करने के लिए जो चीजें हैं उनका जो है वो विशेष रूप से जो है वो पालन करे, और इसके अलावा चिकित्सक की सलाह का अनुसरण करे और चिकित्सक को अपनी पूरी बात बताए। चिकित्सक की ड्यूटी है कि मरीज की पूरी बातों को सुने, उसके एक बेसिक रूट कॉज फैक्टर्स को निकाले, उसके लिए सही आवश्यक आहार विहार यानी कि लाइफ स्टाइल, आहार यानी कि डाइट, विहार यानी कि लाइफ स्टाइल, और इसके अलावा औषध। मैंने यहाँ तीसरे नंबर पर दवा रखी है, ये भी आयुर्वेद ही कहता है कि सबसे पहले नंबर पर आहार यानी कि डाइट, दूसरे नंबर पर विहार यानी कि लाइफ स्टाइल और वे ऑफ थिंकिंग यानी कि हमारे सोचने विचारने का तरीका, और तीसरे नंबर पर दवा रखी जानी चाहिए। 33% का रूल है, 33%, 33%, 33% यानी कि 99% हो गया, और 1% प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि देयर इज ए नो गारंटी इन एनी मेडिसिनल सिस्टम। मैं आपको ये सब चीजें केवल इसलिए बता रहा हूं कि मुझे आपकी चिंता है, और मुझे ये कहें कि एक विशेष इच्छा रहती है कि जो भी चीज हमारी पद्धति में कहीं से कहीं तक आपके लिए लाभदायक है, लाभकारी साबित हो रही थी या हो रही है या हो सकती है, वो मैं जानकारी आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि
सही जानकारी ही सही बचाव है। ठीक, इसी के साथ मैं आपके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर जो है वो शीघ्र ही मैं अपने जो फीड में जो है वो भेज दूंगा। जहां तक है सीधे तौर पर जो है वो मैं संपर्क बिल्कुल जो है वो आपसे करूंगा। कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो अपना फोन नंबर जो है वो छोड़ सकते हैं। अगले विषय पर शीघ्र ही आपसे जो है वो मुलाकात करेंगे। प्रभु से प्रार्थना है कि आप सपरिवार कुशल मंगल रहें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें। इसी के साथ मैं आपसे जो है वो आज्ञा चाहता हूँ। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय आर्य।